हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल फ़िल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हमारा पहला वीडियो यूट्यूब पर अगर आए तो नोटिफ़िकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए इस हम लोग 10 क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन के बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि ये प्रकाश क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बारे जानेंगे कि इस प्रकाश से परावर्तन का क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है, संबंध जानेंगे कि प्रकाश और परावर्तन दोनों का क्या रिलेशन है और इसमें क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। तो दोस्तों आप लोग प्रकाश से भली भांति जागरूक होंगे क्योंकि प्रकाश से ही आप लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं या कहीं अंधेरे में जा सकते हैं या किसी भी चीज को ढूंढने के लिए प्रकाश चाहिए। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? एक देखने का माध्यम हो जाता है क्योंकि प्रकाश से तभी ये दुनिया क्या है, देखने लायक है। वरना प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक कारक हो सकता है, माध्यम हो सकता है, एक कारण हो सकता है किसी भी चीज को देखने के लिए। तो सबसे पहले प्रकाश का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। इम्पोर्टेंट कमेंट है। उसके बाद जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, क्योंकि प्रकाश से ही आप लोग किसी भी चीज को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, देखते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रकाश का सबसे प्यारा डिफिनीशन। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अब जानते हैं प्रकाश से तो इसके कुछ तो कुछ विशेषता होंगे। अगर आप है तो आपके कुछ ना कुछ गुण होंगे, आपके पास विशेषताएं होंगे। तो चलिए हम इस प्रकाश के कुछ गुण को भी जान लेते हैं। तो जानते हैं इसके प्रकाश के कुछ गुण। ये रहा हमारा प्रकाश का कुछ गुण। प्रकाश तो आपके परिभाषा तो बोर्ड में नहीं पूछ पाता है, लेकिन इसके गुण में से आप लोगों को कहीं 1 नंबर या 2 नंबर मिल सकते हैं। मुश्किल से 1 नंबर मिल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश होता है ना, इसका सबसे पहला गुण हो जाएगा, प्रकाश क्या होगी? एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्या होती है? प्रकाश प्रकाश एक सीधी रेखा में सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। गमन मतलब जाना, मतलब चलती है। ठीक है, गमन करती है। ये रहा हमारा पहला इसकी विशेषता। दूसरा हमारा हो जाएगा, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत
चुंबकीय क्या है, तरंग है। ठीक है, ये रहा हमारा दो विशेषताएं। तरंग कहने का मतलब प्रकाश है ना, ये कुछ इस प्रकार चलती है, कुछ इस प्रकार चलती है जिसे हम लोग मतलब पता नहीं कर सकते हैं कि ऐसे चलती है, बस इस सीधा मतलब होती है, ये क्या होती है, सीधी होती है। तीसरा इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग स्टार लगा दीजिए कि प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड, या इसे हम लोग और करके लिख सकते हैं 3 लाख, कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये रहा हमारा इसका तीसरा गुण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश में कौन से वस्तुएं होती है जो दिखाई देती है, कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, और किसके पास अपना प्रकाश होता है और किसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जानते हैं हम लोग प्रकाश के और पॉइंट के बारे में। दोस्तों ये आप लोग पीछे वीडियो करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब जानते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त को हम लोग या इसे दीप्त भी बोलते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त या अदीप्त, ये वस्तु है, मतलब इसे वस्तु लिखेंगे। ठीक है, सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बला है। ठीक है, ये कौन सा बला है। प्रदीप्त या दीप्त, प्रदीप्त और दीप्त से ये पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ इसके पास प्रकाश होगा, और अप्रदीप्त मतलब इसका उल्टा, इसके पास प्रकाश नहीं होगा। तो प्रदीप्त होगा जिसके पास लिखेंगे जो वस्तु स्वयं यानी कि खुद से प्रकाश क्या करती है, उत्सर्जित करती है, निकालती है बाहर, जिससे वो क्या करती है, उसके आसपास की चीज भी दिखाई देते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या कहते हैं, कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण यानी कि इसका जैसे में मतलब कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो क्या प्रदीप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रकाश वाले घर में पढ़ा रहा हूं, वो है बल्ब, जिसके कारण मैं इस चीज को आपको दिखा पा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, जलता हुआ बल्ब। ये रहा हमारा जलता हुआ बल्ब। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, क्या मतलब ऐसे बनाकर। ठीक है, ये रहा कि नहीं, हमारा एक जलता हुआ बल्ब है। दूसरा इसका उदाहरण हो सकता है सूर्य। अरे सूर्य के पास तो उसका बहुत अनंत प्रकाश है, उसके पास सन जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके पास तो इतना ज्यादा प्रकाश है कि पूरी दुनिया को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर दिया है। फिर लिख सकते हैं एक तीसरा में जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती।
तो ये हमारे समाप्त हो गए प्रदीप्त। तो चलिए हम लोग जानते हैं अप्रदीप्त के बारे में। और अप्रदीप्त यानी कि इसका सिर्फ उल्टा बोल सकते हैं, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उससे हम लोग प्रदीप्त बोलते हैं। लिखेंगे इसमें, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, बल्कि या किंतु परंतु बोल सकते हैं, बल्कि दूसरे प्रकाश में, दूसरे किसी के प्रकाश में चमकती है। उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब दोस्तों इसका हम लोग उदाहरण भी जान लेते हैं, क्योंकि उदाहरण से हमारा हर चीज क्लियर हो जाता है। इसका एक मतलब प्यारा सा उदाहरण जान लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा मून, जिससे हम लोग बोलते हैं चंद्रमा। बहुत सारे कमेंट में कहेंगे चंद्रमा कैसे हो गया, क्योंकि चंद्रमा के पास तो प्रकाश होता है। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण ही हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो चंद्रमा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्कर। मार्कर हो जाएगा, ये हमारा घर हो जाएगा, क्योंकि इनके पास तो प्रकाश नहीं है, लेकिन अगर प्रकाश इन पर पड़ेगा तो ये चमकेगा। तो ये रहे हमारे प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में कुछ जानकारियां। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं, सॉरी, हम लोग जानेंगे अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के बारे में जान गए, उसके बाद जान गए कि प्रदीप्त क्या होती है, अप्रदीप्त क्या होती है, इसके गुण जाने। अब जानते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये रहा मान लीजिए हमारा एक लाइट। ये हर किसी के घर में होंगे, जिसमें से कुछ नीली नीली मतलब ऐसे मतलब प्रकाश निकल रही है। ठीक है, ये रहा हमारा प्रकाश। ये रहा हमारा प्रकाश। ठीक है, और यहां पर कोई चीज है, यहां पर मान लीजिए ये हमारा रहा दर्पण। दर्पण के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा दर्पण, जिसका एक भाग क्या होता है, ऐसे मतलब कुछ कलई किए होते हैं AGBR से या कुछ अलग चीज। जब हम लोग सबसे पहले एक ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिकल जानते हैं दैनिक जीवन में जो करते हैं। आप लोग के पास गेंदा रहता है, या हर कोई क्रिकेट खेलता ही है। अगर हमारे पास गेंदा होता है, अगर किसी दीवार पर हम लोग फेंकते हैं, तो फेंकने के बाद क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वापस लौट आता है। ऐसे ही प्रकाश में होता है, जिसे हम लोग परावर्तन, यानी कि परावर्तन का मतलब होता ही है कि टकरा कर वापस हमारे पास लौट आना, या किसी दूसरे माध्यम में चले जाना। ठीक है, तो ये रहा हमारा तो लाइट।
इसे लाइट बोलिए, सोडियम लाइट बोल सकते हैं, सोडियम ज्यादातर ऐसे ही होता है, सोडियम लाइट। ठीक है, बस ऐसे ही हम बता रहे हैं। ये रहा हमारा दर्पण। वो तो हमारा गेंद का परावर्तन था जो फेंकने के बाद हमारे पास आ गया, लेकिन इसमें हम लोग लाइट का परावर्तन जानेंगे। ये रहा हमारा दर्पण। जब आप लोग किसी लाइट को, अगर आप मिरर पर, यानी कि जिसमें आप लोग हमेशा अपना चेहरा देखते रहते हैं, उसमें आप लोग जलाते हैं, यानी कि वहां पर प्रकाश को जब वहां पर डालते हैं दर्पण पे, तो क्या होता है, डालने के बाद क्या होता है, वहां पे डालते हैं और उसके दूसरे जगह क्या होता है, उसके दूसरी जगह क्या होता है, प्रकाश, यानी कि वहां पर उजाला दिखाई देता है, यहाँ प्रकाशित दिखाई देता है, वहां का जो अंधेरा में चीज होता है वो दिखाई देने लगता है। यानी कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्या है, काला काला क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है ना। जब ये प्रकाश क्या होगा, इस दर्पण से आएगा, ठीक है, और यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो इस पर पड़ेगा। तो यहां अगर हमारा आंख है, मान लीजिए ये आंख है, यहां से हम लोग बार मतलब यहां से हम लोग जला दे रहे हैं और यहां से हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर दर्पण पर टकराने के बाद क्या होगा, यहां पर आएगा, जिसके बाद आप लोग सीधे क्या करेंगे, आप लोग का फोकस सीधे क्या होगा, यहां पर आपकी आंखें देखेगी कि यहां पर क्या है, एक वस्तु है जो यहां पर टकराने के बाद ये दिखाई देती है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए या इसे उतार लीजिए। तो चलिए जानते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या है इसका डिफिनीशन। तो लिखेंगे इसका डिफिनीशन, डिफिनीशन कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह, क्योंकि वो दर्पण का जो भाग होता है वो चमकीला ही होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, चमकीला सतह पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, ठीक है, मान लीजिए इस पर पड़ती है, तो क्या होती है, तो टकराने के बाद जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के फलस्वरूप, पड़ने के फलस्वरूप मतलब बाद, फलस्वरूप का मतलब होता है ही बाद, पड़ने के फलस्वरूप उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस क्या होती है, लौट जाती है। लौट जाती है, उसे उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये रहा हमारा प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन, ठीक है, यहां से क्या होती है, लौट जाती है, ठीक है। यानी कि जब कोई प्रकाश किसी क्या होती है, चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद क्या होती है, वो उसी माध्यम में वापस टकराने के बाद लौट जाती है। तो ये रहा हमारा चमचमाता हुआ प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन। अब हम लोग जानते हैं कि इसके नियम कितने हैं, यानी कि इसके रूल कितने हैं, ठीक है। ये जो है हमारे बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार लगा दीजिए, ठीक है। अब हम जानते हैं नियम क्या है इसके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, हम इसके नियम के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऐसे चित्र के माध्यम से, फिर उसके नियम के बारे में जानेंगे। ये रहा हमारा एक दर्पण। ठीक है, यहां से कोई प्रकाश की किरण यहां पर आपतित होती है। ठीक है, यहां पर आपतित हुई और यहां से क्या हुई, उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, ठीक है, इसे हम लोग ए बोलते हैं, इसे हम लोग ओ बोलते हैं, इसे इस बिंदु को हम लोग बी बोलते हैं, और ये हमारा एक्स और इसे वाई बोल देते हैं। ठीक है, और इस पर क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, इधर का एक कोण हो जाएगा, इधर का एक कोण हो जाएगा। अब जानते हैं हम लोग इसके नियम कितने हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों जानने के लिए आप तैयार हो जाएं इस चित्र के माध्यम से, ताकि आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का चित्र बनाकर सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहले ये जो आ रहा है यहाँ पर, जो पड़ रहा है, जो ये किरण, ये जो एक किरण है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, ये जहां पर पड़ रही है इससे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और पढ़ने के बाद उसी माध्यम में जा रही है जिसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, तो वो हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण। तो ये रहा हमारा परावर्तित किरण। तो पहला हो जाएगा इसका नियम, पहला हो जाएगा कि ए ओ यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जो इस पर जो एक लंब डला है 90 डिग्री का, इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो पहला लिखेंगे हम लोग, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया जो ये लंब है, ये जो लंब जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये तीनों क्या होते हैं, एक सतह पे होते हैं, यानी कि ये जो है एक सतह न है, तल पे होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, कोष्ठ में आप लोग लिखेंगे ए और ओ आपतित किरण है, आपतित किरण, कॉमा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है, बी ओ चाहे ओ बी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, एवं एवं आपतन बिंदु ओ। आपतन बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, ओ पर डाला गया लंब, तीनों क्या होते हैं, तीनों यानी कि एक आपतित किरण, दूसरा का परावर्तित किरण और तीसरा का आपतन बिंदु, यानी कि तीनों तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में क्या होते हैं। और उसके बाद जानते हैं, ये रहा हमारा आपतित किरण, ये हमारा पहला नियम आप लोग के लिए हो गया। उसके बाद जानते हैं ये जो हुआ इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और अभिलंब के बीच जो बनता है इसे हम लोग बोलते हैं आई। आई का मतलब बोले तो आपतन कोण, और इसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो दूसरे नियम के अनुसार लिखेंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण आई, ठीक है, एवं परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये रहा हमारा नियम जो आप लोग को जानना था। ये कई बार क्या हमारे बोर्ड में ये पूछ चुका है और ये 2 नंबर का हमारा सवाल है। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि प्रथम नियम के अनुसार ये और द्वितीय नियम के अनुसार ये, यानी कि कोड I इक्वल टू कोड R। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। इसे हम लोग मिटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में शायद इमेज बोलते हैं, इमेज। ठीक है, ये रहा हमारा प्रतिबिंब। तो हम लोग प्रतिबिंब को जानते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई किरण आ रही है। ठीक है, नहीं इसे मिटा लेते हैं, इस पर नहीं होगा। ऐसे आप लोग समझिए, प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि लिखेंगे जब 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 प्रकाश की किरण जब प्रकाश की आपतित किरण जब प्रकाश की आपतित किरण जब प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे उस बिंदु पर का उसे उस बिंदु पर का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये रहा हमारा प्रतिबिंब का डिफिनीशन। इससे हम लोग समझते हैं जब कोई आपतित किरण, यानी कि आप लाइट किसी मतलब कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण हो, जब क्या करते हैं आप लोग लाइट उस पर क्या कहते हैं, लाइट वहां पर मतलब पड़ता है। तो पड़ने के बाद क्या होता है, ये क्या होता है, पहले होगा परावर्तन, परावर्तन के बाद किसी वस्तु पर पड़ेगा तो वो एक दिखाई देगा। दूसरा क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए वो पारदर्शी है, पारदर्शी के बाद क्या होता है, मतलब उधर प्रकाश पड़ता है, यानी कि इमेजनरी, जिसे हम लोग क्या करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जिसे हम लोग मतलब ऐसे मतलब क्या करते हैं, मतलब कल्पित करते हैं कि शायद वहां पे प्रतिबिंब होगा। तो इसमें 2 प्रतिबिंब बनता है, एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसे हम लोग इमेजनरी, जिसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रतिबिंब का डिफिनीशन। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कौ प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब की क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्रतिबिंब भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं हमारे महाशय जी। ठीक है, प्रतिबिंब भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है
वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है काल्पनिक, जिसे हम लोग आभास करते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसका हम लोग डिफिनीशन जान लेते हैं, लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल में मिलती है उससे। तो हम लोग तो वास्तविक मतलब रियल ही होता है। और ये क्या होगा कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में यह क्या होती है, जो मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये सिर्फ इसे हम लोग मतलब कल्पना करते हैं कि वहां पे मिल रही होगी और वहां पर प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, अंतर इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब हम लोग जान गए, जो मिलती है, वास्तव में मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, और जहां उस पर कोई भी बिंदु मिलता है, वस्तु जो मिलती है, उसे हम लोग प्रतिबिंब बोल देंगे। और जो वास्तव में मिलेगा मतलब रियल में वो मिलता ही है, तो उसे हम लोग वास्तविक। और जो क्या होता है काल्पनिक, क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसमें अंतर क्या है। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक तरफ हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और एक तरफ हमारा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ये रहा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो इसमें पहला हो जाएगा, यह वास्तविक कटान से बनता है। यह क्या होगा, वास्तविक कटान से बनता है। यह वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है। वास्तविक कटान से नहीं बनता है। जो वास्तविक जो बनता है, यह जो प्रतिबिंब होता है, यह उल्टा बनता है। यह वास्तविक तो होता है, लेकिन ये क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा। यह उल्टा बनता है, क्या होता है, यह उल्टा बनता है।
यह क्या होता है, सीधा होता है, सीधा बनता है। ठीक है, ये रहा है। इसका जानेंगे तीसरा, इसमें क्या होगा। इसे पर्दे पर क्या, अगर वास्तविक है तो उसे पर्दे पर तो प्राप्त कर ही सकते हैं ना, मतलब पर्दे पर इसे दिखा सकते हैं ना। तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये रहे हमारे इसके अंतर। अब जानते हैं हम लोग, ये तो हमारे इसके अंतर होंगे। अब हम लोग जानते हैं समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो क्लास हो रही है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम लोग अगले चैप्टर पे क्या करें, डिस्कस कर सकें। चलिए हम लोग जानते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, जानते हैं हम लोग समतल दर्पण के बारे में। हम जितना भी लिखवा रहे हैं, इसे प्लीज आप लोग नोट्स एक बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम में ये भरपूर मदद करेगा। ठीक है, समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ पृष्ठ क्या हो, समतल हो, यानी कि बराबर, जिसका परावर्तक पृष्ठ बराबर हो, बराबर हो, उसे हम लोग बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। उसे हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या हो जाएगा, ये रहा आपका समतल दर्पण। ठीक है, ये रहा आपका समतल दर्पण, ये रहा आपका समतल दर्पण, ये रहा आपका समतल दर्पण। क्योंकि इसका जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कि यही से ना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चमकीला भाग है, ये होता है, जो ये होता है, ये चमकीला भाग होता है, और इधर जो होता है ये कलई किया होता है, कलई, कलई, कलई मतलब इधर कुछ पेंट उंट लगे होते हैं, जैसे AgBr का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का हो सकता है। ठीक है, इधर लगा होता है। तो इसका जो परावर्तक, जो ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, समतल है, बराबर है, सपाट है। ठीक है, ये भी क्या है, वैसा ही है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सारे क्या हो जाएंगे, समतल दर्पण की श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण के कुछ पॉइंट जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बना लेते हैं समतल दर्पण, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिससे आप लोगों के लिए एक नंबर यहाँ से तो बिल्कुल ही बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इसका डिफिनीशन पूछ लेगा, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। ये रहा हमारा समतल दर्पण, ये रहा हमारा समतल दर्पण। सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस करना है, कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये क्या करता है। सबसे पहले यह, इसे लिख लेते हैं, इसमें
इसमें जो प्रतिबिंब बनता है यानी कि जो हमारा फोटो बनता है, फोटो प्रतिबिंब बनता है, वो सीधा रहता है, सीधा। सीधा बनता है एवं आभासी। सीधा बनता है एवं आभासी होता है, ठीक है। पहला हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो फोकस होता है, फोकस यानी कि, फोकस यानी कि, हाँ, इसका जो फोकस होता है, इसका हम लोग जानते हैं इसका फोकस, इसका फोकस अनंत होता है। इसका फोकस अनंत होता है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं, ये रहा हमारा पहला पॉइंट, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, और ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद जानते हैं, इसमें जो प्रतिबिंब होता है ये पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब पार्श्व विवर्तन। इसका हम लोग मतलब जानेंगे, पहले लिख लेते हैं। इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब, इसका मतलब जान ही लेते हैं यहां पर, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन मतलब दायां भाग, दायां भाग बायां में दिखाई देगा, बायां में, एवं जो बायां भाग होगा दायां में दिखाई देगा, दायां में दिखाई देता है, ठीक है। शायद आप लोगों को शायद ये पूरी अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रही होगी, तो आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसे हम लोग मिटाकर कुछ और जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मिटा लेते हैं इसको, पहला पहला को मिटा लेते हैं, मतलब सारे मिटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, और कुछ बिंदु जान लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा समतल दर्पण, ठीक है। ठीक है, इसमें उसके बाद तीसरा लिखे थे, पार्श्व भी परिवर्तन का मतलब होता है कि ऐसे आप लोग देखते हैं, मतलब दर्पण में, तो आप लोग लेफ्ट उठाएंगे तो पता चलेगा कि आप लोग राइट, मतलब ऐसे, मतलब हम लोगों को लगता है कि लेफ्ट उठा रहे हैं तो राइट महसूस हो रहा है, राइट उठा रहे हैं तो लेफ्ट महसूस हो रहा है, मतलब ऐसा आप लोगों का आभास होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं या पार्श्व विवर्तन बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि उसमें 4 पॉइंट, 3 पॉइंट तो जान ही लिया, अब जानते हैं हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा, कि इसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपना शीशा में पूरा बॉडी का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या होगा, अगर आपकी हाइट क्या है, एच ऊंचाई के हैं आप, ठीक है, एच ऊंचाई के हैं, तो दर्पण क्या होना चाहिए, दर्पण h/2 होना चाहिए, यानी कि दर्पण आपके हाइट का आधा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए मैं 5 फुट 6 इंच हूँ या 5 फुट 5 इंच हूँ, तो उसका आधा अगर हम 2.5 फुट का 2.6 इंच का अगर ऐसा प्रतिबिंब है, दर्पण है, तो उसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये रहा हमारा चौथा। पांचवा क्या है, पांचवा फैक्ट ये है कि हम मान लीजिए कि भी वेग से, यानी कि भी वेग मान लीजिए, भी मतलब 5 मीटर प्रति सेकेंड से हम दौड़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड से हम दौड़ते आ रहे हैं, तो उसमें लगेगा, दर्पण में लगेगा कि हम 10 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ते आ रहे हैं, मतलब हम एक गुना आ रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमको बताएगा कि नहीं भाई, तुम तो दुगुना तेज दौड़ा रहे हो, ठीक है, दौड़ रहे हो। तो इसमें महसूस होता है कि भी वेग से अगर अगर आप भी वेग से अगर आप दर्पण की तरफ
जाएंगे, दर्पण की तरफ जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण में, ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण में आप 2v वेग से आ रहे हैं, 2v वेग से आ रहे हैं। ये रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारा समतल दर्पण। अब जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाली जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आप लोग जान लीजिए। ये सारे जितने भी मैंने महत्वपूर्ण जो पॉइंट हमने लिखवाया, महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के लिए घाटा हो सकता है, क्योंकि इससे आपके 10 क्लास के बोर्ड में सवाल पूछता रहता है और 1 नंबर आपके चांस होते हैं बनने के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो इस स्लाइड को आप लोग उतार लीजिए, बाकी हम इसे मिटाते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं प्रतिबिंबों की संख्या निकालना। ये रहा, आप लोग स्टार बना लीजिए और लिखिए प्रतिबिंबों की संख्या निकालना, कि हमारे प्रतिबिंबों के किसी दर्पण में हमारे कितने प्रतिबिंब है। हाउ मच इमेज इन मिरर, दर्पण में प्रतिबिंबों की कितनी संख्या है। व्हाट, हाउ मच, कितने हैं, इसे हम लोग जानते हैं। फाइंड करना है, फाइंड, इसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, निकालना, फाइंड हाउ मच इमेज इन मिरर। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं सम संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। दूसरा आप लोग जानते हैं विषम संख्या, जिसे आप लोग बोलते हैं ओड नंबर, ओड नंबर। प्रतिबिंब कैसे बनता है, मान लीजिए एक समतल दर्पण इधर से है, एक समतल दर्पण यहां से है, ऐसे क्या है, हमारे समतल दर्पण है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए थीटा या अल्फा या बीटा या गामा कुछ ही मान सकते हैं, मतलब कोण को दर्शाने के लिए। यहां पर तुम हो, ठीक है, यहां पर तुम हो, तुम्हारे ये आंख है, ये जो तुम्हारे है नाक है, ठीक है। बाकी आप लोग समझ जाएगा, उसमें चित्रकारी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की कैसे संख्या निकालेंगे। ये हमारे दो दर्पण के झुकी हुई जो बनता है उसे थीटा कोण कहते हैं, और उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या कितनी होंगी। तो चलिए इससे हम लोग जानते हैं, इससे पहले मिटाते हैं, यही पर रहने देते हैं, यहाँ पर जानते हैं। इसके लिए अगर सम संख्या के लिए आएगा तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n बाई कितना होता है, यानी कि थीटा 360 डिग्री बाई थीटा। अगर विषम संख्या आएगा तो इसमें होता है 360 डिग्री थीटा -1, यानी कि n निकालना है। n मतलब एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, यानी कि कितना निकल सकते हैं हमारे उसमें प्रतिबिंब। ओके, तो जानते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए ये जो है ये थीटा ना छोड़ के इसे हमें 60 डिग्री बना देते हैं, बहुत ही प्यारा नंबर हमारा 60 डिग्री है, क्योंकि इससे निकालना हमारे लिए आसान होता है। तो ठीक है, तो अगर 60 डिग्री दिया है, बोलेगा कि अगर कोई प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब क्या एक दूसरे से झुकी हुई है 60 डिग्री के कोण पर, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 360 रख देंगे। पहले इसके अनुसार नहीं, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर मैं कर लेंगे 360 डिग्री बाई थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। एक से शून्य, एक शून्य गया, 6 छक्के 36। हमारा 6 क्या है, एक सम संख्या है।
तो हम बताए हैं कि सम संख्या के लिए कौन सा सूत्र लगता है, ये वाला सूत्र लगता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के लिए 6 प्रतिबिंब हमारे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 6 प्रतिबिंब क्या होंगे, हमारे प्राप्त हो जाएंगे। अगर बोले कि नहीं ये 60 डिग्री नहीं है, ये हमारा है 72 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, तो भाई कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पे करते हैं 360 डिग्री बटा 72, ये हो जाएगा 12 छक 72, और ये हो जाएगा 12 छक 72, ये हो जाएगा 60, 6 छके 36, 12 छक 72 और 60 में, तो इसे हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 25 60, यानी कि ये 5 आ रहा है, और 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, ये तो लगता ही है, तो 5 में से एक हटा देंगे, यानी कि 4 प्रतिबिंब हमारा मिल जाएगा। यानी कि अगर ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर विषम संख्या प्राप्त हो रही है तो उसे -1 कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर हमारा कैलकुलेशन 360 डिग्री बटा थीटा करने के बाद सम संख्या आ रही है तो जितना आएगा उतना ही हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ओके, अब चलिए इसे हम लोग मिलाते हैं और आगे के कुछ चीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इतना ही, हमारे लिए क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारी और भी चीज़ जानेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। तो ये क्लास आप लोग के लिए कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस क्लास को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और इसके लिए अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग नए और अच्छे अच्छे क्लास को बना पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।